किसान भाइयों और बहनों नमस्कार। राम राम। किसानवाड़ी कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक जिला एक उत्पाद में अगर शहडोल जिले की बात की जाए तो हल्दी यहाँ का उत्पाद है। और हल्दी की अगर बात की जाए तो ये भारतीय परंपरा, संस्कृति और चिकित्सा का एक अनमोल हिस्सा रही है। ये एक ऐसी औषधि वनस्पति है जिसका उपयोग हजारों वर्षों से भारतीय घरों में किया जा रहा है। हल्दी न केवल एक मसाले के रूप में भोजन का स्वाद और रंग बढ़ाती है, बल्कि इसका औषधि और धार्मिक महत्व भी बहुत गहरा है। आयुर्वेद में भी इसे एक संजीवनी बूटी की तरह से देखा गया है जो अनेक बीमारियों से रक्षा करती है। तो आज हम हल्दी के बारे में ही जानेंगे। भारतीय संस्कृति में हल्दी को शुभता का प्रतीक माना गया है। विवाह जैसे शुभ कार्यों में हल्दी की रस्म निभाई जाती है, जिसका उद्देश्य न केवल सांस्कृतिक है बल्कि ये जो वर वधू की त्वचा को साफ करने, उन्हें ऊर्जावान बनाने में भी हल्दी का उपयोग किया जाता है। और अगर खाने में अगर कहा जाए तो हर दाल, सब्जी, कढ़ी में डाली जाती है। हल्दी भोजन को न सिर्फ स्वादिष्ट और रंगीन बनाती है बल्कि ये जीवाणुरोधी गुणों से भी युक्त होती है, जिससे भोजन को लंबे समय तक खराब होने से बचाया जा सकता है। ये पाचन क्रिया को भी सुचारू रूप रखने में मदद करती है। सौंदर्य और त्वचा से संबंधित लाभ भी हैं इसके। हल्दी का उपयोग सौंदर्य उपचारों में भी कई वर्षों से किया जाता रहा है। हल्दी और बेसन का जो फेस पैक है ये त्वचा की रंगत निखारने में मदद करता है। साथ ही मुहासे भी दूर करता है, झाइयों को कम करता है। हल्दी में पाए जाने वाले एंटीसेप्टिक और इन्फ्लेमेटरी जो गुण होते हैं वो त्वचा को संक्रमण से बचाते हैं और सूजन कम करते हैं। औषधीय गुणों के बारे में अगर बात की जाए तो हल्दी में प्राकृतिक रूप से एंटीसेप्टिक गुण होते हैं जो घाव भरने में मदद करते हैं। चोट लगने पर हल्दी का पेस्ट लगाने से घाव जल्दी भरता है और संक्रमण भी नहीं होता है। हमारी जो इम्यून सिस्टम है यानी प्रतिरक्षा प्रणाली है, इसको भी मजबूत बनाता है। हल्दी का नियमित सेवन प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। हल्दी वाले दूध की उपयोगिता तो हम सब जानते हैं। इनका सेवन करने से सर्दी, खांसी और मौसमी संक्रमण में भी ये सुरक्षा देता है। सूजन और दर्द में भी राहत देता है। गठिया, जोड़ों के दर्द और मांसपेशियों की सूजन में हल्दी अत्यंत लाभकारी है। इसमें जो करक्यूमिन नाम का जो तत्व होता है, इन रोगों को प्राकृतिक रूप से नियंत्रित करता है। पाचन क्रिया में भी ये बहुत सहायक है। हल्दी पाचन तंत्र को सक्रिय करती है और गैस, अपच, पेट दर्द से भी ये राहत दिलाता है। आजकल की जो लाइफस्टाइल से जुड़ी हुई बीमारियां हैं यानी कि मधुमेह, डायबिटीज और कैंसर, ये इसमें भी लाभकारी है। हल्दी रक्त शर्करा यानी ब्लड शुगर के स्तर को संतुलित करने में मदद करती है। और इसके अतिरिक्त जो करक्यूमिन जो पिगमेंट अभी जिसकी बात हमने की है वो कैंसर कोशिकाओं के विकास को रोकता है। आधुनिक विज्ञान के दृष्टिकोण से देखा जाए तो इसमें हल्दी के लाभों को भी जगह मिली है। वैज्ञानिक शोधों के अनुसार हल्दी में जो पाया जाने वाला करक्यूमिन है वो अत्यंत शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट है जो शरीर में मौजूद हानिकारक मुक्त कणों, फ्री रेडिकल्स को निष्क्रिय करता है। और इससे न केवल रोगों में रक्षा होती है बल्कि उम्र बढ़ने की प्रक्रिया भी धीमी होती है। इसके अलावा करक्यूमिन मस्तिष्क यानी जो हमारा ब्रेन है उसकी कार्य क्षमता को भी बेहतर बनाता है और अवसाद जैसे जो मानसिक समस्याएं हैं उसमें भी राहत देता है। हल्दी वाला जो दूध है, गोल्डन मिल्क जिसे कहा जाता है, हल्दी वाला दूध यानी गोल्डन मिल्क जिसे कहा जाता है, ये शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करता है और सर्दी, खांसी, थकावट में भी ये लाभदायक होता है। हल्दी का लेप त्वचा पर किसी भी प्रकार की चोट, जलन या संक्रमण होने पर हल्दी और पानी का पेस्ट लाभकारी होता है। हल्दी की चाय शरीर को डिटॉक्स करती है और आंतरिक सफाई में भी मदद करती है। कच्ची हल्दी का सेवन आपको शरीर को गर्म रखने और रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ाता है। जो इसके जो दुष्प्रभाव और सावधानियां भी हैं, कुछ विशेष परिस्थितियों में इसे सावधानी से उपयोग किया जाना चाहिए। हल्दी सामान्यतः सुरक्षित मानी जाती है लेकिन कुछ परिस्थितियों में इसका सेवन भी समस्याजनक हो सकता है। जैसा कि कहा जाता है कि अति सर्वत्र वर्जयेत, यानी कि अति जो है बुरी ही होती है। तो अत्यधिक मात्रा में लेने पर यह पेट में जलन, गैस और अपच का कारण भी बन सकता है। ऑपरेशन से पहले हल्दी का सेवन बंद करना चाहिए क्योंकि रक्त को पतला करता है। गर्भवती महिलाओं और स्तनपान करने वाली महिलाओं को हल्दी का सेवन चिकित्सक की सलाह से ही लिया जाना चाहिए। फंगल इन्फेक्शन की अगर बात की जाए, फंगल संक्रमण की, तो हल्दी पाउडर और नारियल तेल मिलाकर लगाने से राहत मिलती है।
दांतों के रोग में भी इसमें जो सूजन और दर्द है उसमें राहत मिलती है। हल्दी और नमक मिलाकर मस्तूड़े पर लगाया जा सकता है। आंखों के रोगों में भी ये विशेष मदद करता है। वजन घटाने में हल्दी मेटाबॉलिज्म को बढ़ाती है, जिससे वजन घटाने में मदद मिलती है। कुल मिला के अगर कहा जाए तो हल्दी केवल एक मसाला नहीं है, बल्कि एक संपूर्ण प्राकृतिक औषधि है। इसका उपयोग हमें न केवल स्वास्थ्य लाभ देता है, बल्कि ये हमारी संस्कृति, परंपरा और जीवन शैली का भी अभिन्न हिस्सा है। हल्दी में मौजूद करक्यूमिन जैसे तत्व ने इसे आधुनिक विज्ञान में भी मान्यता दिलाई है, और इसका उपयोग अगर संतुलित मात्रा में सही विधियों के साथ करें तो हम अपने शरीर को मुक्त और स्वस्थ बनाए रखने में सहायक सिद्ध हो सकते हैं। तो हल्दी का सेवन अवश्य करें। शहडोल में एक जिला एक उत्पाद में यहाँ पर हल्दी की खेती को बढ़ावा दिया जाता है, तो हल्दी का उपयोग बिल्कुल करें। वीरों की है भूमि हमारी, हम उसकी संतान। वीरों की है भूमि हमारी, हम उसकी संतान। भारत देश महान हमारा, भारत देश महान। भारत देश महान हमारा, भारत देश महान। वीरों की है भूमि हमारी, हम उसकी संतान। भारत देश महान हमारा, भारत देश महान। लाल बाल और पाल जन्मते जन्मे श्रद्धानंद। कवि के गौर और श्री अरविंद प्रथम विवेकानंद। लाल बाल और पाल जन्मते जन्मे श्रद्धानंद। कवि के गौर और श्री अरविंद प्रथम विवेकानंद। जग जिनकी वंदना करे वे आदर्शों की खान। जग जिनकी वंदना करे वे आदर्शों की खान। भारत देश महान हमारा, भारत देश महान। वीरों की है भूमि हमारी, हम उसकी संतान। भारत देश महान हमारा, भारत देश महान। किसान भाइयों और बहनों, मोटे अनाजों का स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। तो आज जानते हैं मोटे अनाजों के बारे में विस्तार से। जानकारी लेकर आए हैं आपके धीरज भैया। श्रोताओं नमस्कार। किसानवाणी कार्यक्रम में आज हमारे साथ मौजूद हैं श्री अखिलेश नामदेव जी, सेवानिवृत्त कृषि विस्तार अधिकारी शहडोल। आज हम इनसे बात करेंगे मोटे अनाज के बारे में। जहां तक देखा जाए सर, तो पहले क्या है कि मतलब ये कोदो, ये मोटे अनाज जो है लोग फास्टिंग के समय में ही खाते थे अधिकतर देखा जाए तो। अब इसकी उपयोगिता कैसे बढ़े? देखिए, इसके खाने के तरीके तो बहुत अच्छे अच्छे हैं। अच्छे इसके वो बनाए जा सकते हैं, खाने की जो डिश हैं बनाई जा सकती हैं। अब मान लीजिए कोदो कुटकी की जो डिश है, तो कोदो का उपयोग तो लोग चावल के रूप में भी करते हैं, जी। खीर में भी उसका उपयोग करते हैं। हाँ। कोदो की रोटियां भी बनाते हैं और बहुत स्वादिष्ट आती हैं। और उसके साथ जो लघु धान फसलें और हैं, ज्वार है, बाजरा है, सामा है, रागी है, इसको मिला करके और बढ़िया से एक आटा तैयार करते हैं, मिश्रित आटा, जो कि सारी आदमी मनुष्यों के लिए बहुत उपयोगी है। सारे मिनरल, सारे फाइबर्स बहुत कम मात्रा में लेने के बावजूद भी शरीर के अंदर अधिक मात्रा में जाते हैं। यदि आपने थोड़ा सा भी इनको, आप मान लीजिए कि 100 ग्राम भी आपने खा लिया, तो वो आपको पूरी ताकत प्रदान
करेगा। अब आप देखिए ना, बाजार में बिस्कुट मिलते हैं, बिस्किट रागी के बिस्कुट मिलते हैं और लघु खाद्यान्न के जो फसलें हैं उनके बिस्कुट्स मिलते हैं और कहते हैं ये डायबिटीज के लिए और ब्लड प्रेशर और वजन बढ़ने की, हाँ, उसमें ये ज्वार बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। ज्वार वजन कम करने में एक महत्वपूर्ण घटक है। क्या बात। अब इसकी उपयोगिता इतनी है, इसके लाभ इतने हैं, हमें नहीं लगता कि मतलब सारे लोगों को पता होगा, और आपके माध्यम से मतलब सारे लोगों को अब पता होगा। और सर, मोटे अनाज के बारे में भी और आप बताइए कि मतलब इसकी उपयोगिता जैसे हमारे शहडोल संभाग में मतलब किसानों को आप कैसे बताएंगे, मतलब कि हाँ इसकी खेती करें और इसके लाभ तो हम बता दिए, अब इसके उपयोगिता भी जान गए, इसका खेती का रकबा कैसे बढ़ेगा? खेती का रकबा जो इनके पास हल्की भूमि पड़ी हुई है जी, और जो ये बंजर भी छोड़ के रखते हैं, हाँ, तो चूंकि ये वर्षा आधारित खेती है जी, तो गर्मी में इसकी तैयारी कर लें, उसको तोड़ें। बंजर तो नहीं कहना चाहिए, जो वैसी वेस्ट लैंड पड़ी रहती है ना, हाँ, उस वेस्ट लैंड को तोड़ करके और उसमें कोदो कुटकी की खेती करना शुरू करें, क्योंकि इसमें न तो कीटों का बहुत ज्यादा प्रकोप होता है, न बहुत ज्यादा पानी की आवश्यकता होती है, न बहुत ज्यादा खाद की आवश्यकता होती है, और ये आराम से अच्छी पैदावार दे देता है और उसका लाभ किसानों को मिलता है। तो गर्मी में थोड़ा सा वो पड़त भूमि को तोड़ दें, हाँ, और पड़त भूमि को तोड़ करके वर्षा प्रारंभ होने के पूर्व या एक वर्षा हो जाए उसके बाद फिर खेत को अच्छी तरह से जोत के और उसमें छिड़कवा विधि से बो दें। इसी तरह रागी है, खरीफ सीजन में ही होती है, तो इनको यदि खरीफ में से रबी में भी ले जाने का प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से उसका उत्पादन मिलेगा। और उसके उत्पादन में क्या स्थितियां निर्मित होती हैं वो तो करने के बाद किसान। अच्छा सर, आप चलते चलते हमारे किसान भाइयों को आप ये बता दीजिए कि इसकी खेती कैसे ज्यादा से ज्यादा वो कर सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा वो उत्पादन इससे ले सकते हैं। इसकी खेती जो लघु धान फसलें हैं उनकी खेती के लिए तो मुझे किसान भाइयों से ये निवेदन करना है कि वो बरसात के पूर्व खेत की अच्छी तरह से तैयारी कर लें जी, और जैसे ही पानी गिरता है वैसे ही वो उसकी बुवाई करें। 20 से 25 दिन के अंदर उसके खरपतवार खेतों से निकाल दें। जी, जी, कोशिश करें कि वो कतार से बोनी करें, और यदि सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है, एक या दो, कभी ऐसा हो जाता है कि बरसात में लंबा समय निकल जाता है, हालांकि ये सूखे को भी सहन करने की शक्ति ये फसलें रखती हैं, लेकिन यदि कभी ऐसा हो तो एक आध पानी यदि देने की आवश्यकता हो तो दे दें, तो उससे उनको बेहतर उत्पादन प्राप्त होगा। पहले से ही कंपोस्ट खाद जो आसपास का कचरा है, जो गोबर है, नाडे में पका लें, उसकी खाद तैयार कर लें, और ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें कि इन लघु धान फसलों में कंपोस्ट खाद का उपयोग करें। कंपोस्ट खाद को कितने कितने दिन में देना चाहिए उसमें? नहीं, कंपोस्ट खाद तो एक ही बार दी दीजिए। हाँ। जुताई के अंतिम जुताई के दौरान कंपोस्ट खाद को डाल दें, फिर एक जुताई कर और दें। सिंचाई कब करें? सिंचाई तो देखिए, ये तो चूंकि वर्षा आधारित खेती ही है, यदि आपको ऐसा लगता है कि आपकी मिट्टी में कहीं नमी कम हो रही है, पौधा थोड़ा सा कमजोर दिखाई देता है, तो उस दौरान उसमें सिंचाई यदि आपके पास उपलब्ध है, लेकिन तो सर कर मोटे दीजिए। अनाजों को मुख्यतः ज्यादा पानी की भी आवश्यकता नहीं होती ना, वही तो हाँ। लेकिन कभी कभी लंबा एरिया निकल जाता है, ऐसा एरिया निकल जाता है कि महीना भर बरसात नहीं होती है, exceptional तब case। भी वो सरवाइव तो करता है पौधा, लेकिन उसके उत्पादन में कहीं ना कहीं कमी आने की संभावना हो जाती। लेकिन यदि कंपोस्ट खाद का वो ज्यादा से ज्यादा उपयोग करेगा तो उस मिट्टी में जिसमें कंपोस्ट खाद का उपयोग किया गया है, जल धारण करने की क्षमता बढ़ जाती है। रासायनिक खादों का कोशिश करें कि कम से कम उपयोग करें, क्योंकि इसमें कीड़े और बीमारियों के लगने की संभावना बहुत कम रहती है, इसलिए रासायनिक कीटनाशकों का उपयोग न करें। यदि करना है तो जैविक कीटनाशकों का उपयोग करें जो खुद किसान बना सकता है। तो इस तरह से करने से उसकी जो लागत है वो कम आएगी
और गुणवत्तापूर्ण उत्पादन प्राप्त होगा। और उस गुणवत्तापूर्ण उत्पादन को जब किसान हमारा बाजार में लाएगा तो उपभोक्ता उसे ज्यादा पसंद करेगा, वो उसके लिए लाभ के लिए होगा और तरह तरह की डिस्क बना करके फिर उपभोक्ता उसको ग्रहण कर सकता है और स्वस्थ और सानंद जीवन जी सकता है। जी सर, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी और आप आकाशवाणी के स्टूडियो आए। आपने इतनी अच्छी जानकारी हमारे किसान भाइयों को दी और हमारे किसान भाई अब आपकी बातों पर अमल करते हुए अधिक से अधिक वो मोटे अनाज का उत्पादन करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर, बहुत बहुत। किसान भाइयों और बहनों, जैसा कि रेडियो में आप सुनते ही हैं, ग्राम सभा और किसानवाड़ी कार्यक्रम हम आपके लिए लेकर आते ही हैं। लेकिन आजकल अब धीरे धीरे जो है डिजिटल जो क्रांति है वो बढ़ती जा रही है और हम जानते हैं कि जो है बहुत सारे मोबाइल ऐप है, इंटरनेट के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से आप जो है कृषि में और भी ज़्यादा मदद प्राप्त कर सकते हैं। तो इसीलिए आज हम कुछ ऐसी ही जानकारियों के साथ आपको रूबरू कराएंगे। कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और किसानों तक समय पर तकनीकी जानकारी पहुंचाना बहुत ही आवश्यक है। पहले ये कार्य कृषि विस्तार अधिकारियों, प्रशिक्षण कार्यक्रमों और खेत प्रयोगशालाओं के माध्यम से होता था, लेकिन डिजिटल युग में मोबाइल ऐप्स, इंटरनेट और सोशल मीडिया ने कृषि विस्तार की प्रक्रिया को अधिक तेज, सुलभ और प्रभावी बना दिया है। आज लगभग हर किसान के पास स्मार्टफोन है, जिसके कारण डिजिटल कृषि
विस्तार ग्रामीण क्षेत्रों में नई ऊर्जा लेकर आया है। डिजिटल कृषि विस्तार, जिसको डिजिटल एग्रीकल्चर एक्सटेंशन भी कहा जाता है, इसका अर्थ ये है कि कृषि जानकारी, तकनीक, मौसम पूर्वानुमान, बाजार भाव, कीटनाशक और उर्वरकों की सलाह, सरकारी योजनाएं जैसी डिजिटल माध्यमों के द्वारा किसानों तक पहुंचाया जाना ही डिजिटल कृषि विस्तार है। इसमें मोबाइल ऐप्स, IVR, SMS, व्हाट्सएप, फेसबुक, यूट्यूब, डिजिटल प्लेटफॉर्म और AI चैटबॉट्स जैसी तकनीकों का भी उपयोग होता है। अब बात करते हैं मोबाइल ऐप्स की। कृषि सलाह और विशेषज्ञों से जो जुड़ाव है, कई सरकारी और निजी मोबाइल ऐप्स किसानों को फसल विशिष्ट सलाह, रोग निदान, उर्वरक प्रबंधन, सिंचाई सुझाव ये सब प्रदान करते हैं। किसान फोटो अपलोड करके भी विशेषज्ञों से तत्काल सलाह ले सकते हैं। मौसम पूर्वानुमान की अगर बात की जाए तो मौसम जो है कृषि की सफलता का आधार है। मोबाइल ऐप्स रियल टाइम मौसम जानकारी, बारिश की संभावना, तापमान, आर्द्रता जैसी जानकारी उपलब्ध कराते हैं, जिससे किसान समय पर खेती के निर्णय ले पाते हैं। बाजार भाव की जानकारी ऐप्स ये जो है कृषि उपज मंडियों की वास्तविक समय के बाजार दाम दिखाते हैं, जिससे किसान ये तय कर सकते हैं कि कब और कहां अपनी उपज बेचनी है। ये ऐप्स कृषि उपज मंडियों के वास्तविक समय के बाजार दाम दिखाते हैं, जिससे किसान ये तय कर सकते हैं कि कब और कहां अपनी उपज बेचनी है। सरकारी योजनाओं की जानकारी भी इन ऐप्स से मिलती है, जैसे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, फसल बीमा, सब्सिडी जैसी योजनाओं के बारे में जानकारी और सही अपडेटेड जानकारी भी मिल जाती है। ई-कॉमर्स और कृषि उत्पादों की बिक्री भी ये ऐप्स करते हैं, जिससे किसान को अपनी उपज सीधे खरीदारों तक पहुंचाने का प्लेटफॉर्म देते हैं, जिससे बिचौलियों की भूमिका भी कम हो जाती है। सोशल मीडिया जो ऐप्स हैं, व्हाट्सएप, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम जैसे प्लेटफॉर्म किसानों के बीच बहुत ज़्यादा लोकप्रिय हैं। इन पर कृषि विशेषज्ञ, कृषि विज्ञान केंद्र KVK, कृषि विश्वविद्यालय और सरकार नियमित रूप से उपयोगी जानकारी साझा करते हैं। जो है किसान वीडियो देखकर आसानी से नई तकनीकें सीख सकते हैं, और हमारा जो YouTube चैनल है उसमें भी आप किसानवाड़ी कार्यक्रम सुनते ही रहते हैं, तो इसके माध्यम से भी आप जानकारी ले सकते हैं। जैविक कीटनाशक भी बना सकते हैं आप, जो है ऐसे ही जो वीडियो देखकर किसानों के जो समुदाय हैं, सोशल मीडिया पर हजारों किसान समूह, फार्मर ग्रुप्स बने हुए हैं, जहां किसान आपस में समस्याएं साझा करते हैं और समाधान प्राप्त करते हैं। इससे किसान से किसान यानी फार्मर टू फार्मर सीखने की जो प्रक्रिया है वो मजबूत होती है। लाइव कार्यशालाएं और वेबिनार भी आयोजित होते हैं। कृषि विशेषज्ञ और सरकारी संस्थान अक्सर लाइव ट्रेनिंग सेशन और वेबिनार आयोजित करते हैं, जो किसानों तक वास्तविक समय में पहुंच जाते हैं। डिजिटल कृषि विस्तार के लाभ क्या है, उनके बारे में आप चर्चा करते हैं। सबसे बड़ा लाभ तो यह है कि जानकारी त्वरित और सस्ती दर पर ही पहुंच जाती है। किसानों को सलाह पाने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं होती, मोबाइल ही प्रयोगशाला यानी लैब बन जाता है। सटीक और स्थान विशिष्ट सलाह, AI और GPS आधारित ऐप्स जो हैं वो खेत की मिट्टी, मौसम और फसल देखकर सही सलाह देते हैं। उत्पादकता और आय में भी वृद्धि होती है, क्योंकि सही समय पर सही जानकारी मिलने से फसल नुकसान कम होता है और उपज बढ़ती है। कृषि विपणन यानी मार्केटिंग में पारदर्शिता, बाजार भाव की जानकारी से किसान उचित दाम प्राप्त करते हैं। कृषि युवा उद्यमिता को भी बढ़ावा मिलता है। डिजिटल प्लेटफॉर्म कृषि आधारित स्टार्टअप्स और उद्यमिता को भी प्रोत्साहित करते हैं। डिजिटल कृषि विस्तार की चुनौतियां ये है कि डिजिटल साक्षरता की कमी, कई किसानों को मोबाइल और ऐप्स का उपयोग नहीं आता है, तो वो सीख सकते हैं और इस चुनौती से पार पा सकते हैं। इंटरनेट कनेक्टिविटी की जो समस्या है उसमें भी कभी कभी ग्रामीण क्षेत्रों में नेटवर्क की कमी रहती है, जो कि एक बाधा है। कई बार जो है विश्वसनीय जानकारी का भी अभाव होता है। सोशल मीडिया पर गलत या पुष्ट जानकारी मिलती है और भाषा से संबंधित बाधाएं भी हो जाती है। तो इसके लिए आप आकाशवाणी से जुड़े रहें और निश्चित रूप से आपको जो है ये सभी जानकारी सही तरीके से मिलेगी। किसानों के लिए डिजिटल साक्षरता प्रशिक्षण बढ़ाकर इसका समाधान पाया जा सकता है, साथ ही भविष्य की राह पाई जा सकती है। स्थानीय भाषाओं में अगर कृषि ऐप्स विकसित होते हैं तो फिर उसमें भी लाभ मिल सकता है, ये भी एक समाधान है। सरकार के द्वारा विश्वसनीय कृषि सूचना चैनलों को बढ़ावा देना, ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट और मोबाइल नेटवर्क का विस्तार, AI से आधारित चैटबॉट्स और वॉइस असिस्टेंट का उपयोग बढ़ाकर इसके समाधान किया जा सकता है। जो चुनौतियां आती हैं उसका समाधान किया जा सकता है। कुल मिला के डिजिटल कृषि विस्तार आज हमारे किसानों के लिए एक क्रांति साबित हो रहा है। मोबाइल ऐप्स और सोशल मीडिया ने कृषि की जो जानकारी है उसको सुलभ, तेज और ज़्यादा वैज्ञानिक बनाया है।
हालांकि कुछ चुनौतियां हैं, लेकिन तकनीकी विकास और सरकारी प्रयासों से डिजिटल विस्तार की जो सेवाएं हैं भविष्य में और भी ज़्यादा प्रभावी होंगी। डिजिटल तकनीकों का सही उपयोग किसानों की उत्पादकता, आय और जीवन स्तर को उल्लेखनीय रूप से बढ़ा सकता है। आज भारत का किसान पहले से अधिक सशक्त, समृद्ध और आत्मनिर्भर है। इसका कारण है माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार द्वारा लगभग 10 वर्षों से किसानों के लिए चलाई जा रही अनगिनत योजनाएं, जैसे सॉइल हेल्थ कार्ड, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, पीएम किसान सम्मान निधि योजना, पीएम किसान समृद्धि योजना, पीएम कृषि सिंचाई योजना इत्यादि। इस वर्ष लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री जी ने कृषि के क्षेत्र में आधुनिकीकरण की दिशा में एक संकल्प लिया कि हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में टेक्नोलॉजी आए, एग्रीटेक को बल मिले, इसलिए विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप की बहनों को हम ट्रेनिंग देंगे और हजारों ऐसे विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप को भारत सरकार ड्रोन देगी, ट्रेनिंग देगी और हमारे एग्रीकल्चर के काम में ड्रोन की सेवाएं उपलब्ध हो। इसके लिए हम शुरुआत करेंगे। प्रारंभ हम 15,000 विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप के द्वारा ये ड्रोन की उड़ान का हम आरंभ कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ड्रोन दीदी योजना का शुभारंभ कर रहे हैं। भारत सरकार की नई पहल के अंतर्गत ड्रोन दीदी योजना को कार्यान्वित किया गया है। ड्रोन और उसके सहायक एक्सेसरीज की खरीद के लागत का 80% या अधिकतम 8 लाख रुपए तक स्वयं सहायता समूहों को केंद्रीय वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। इस क्रांतिकारी पहल से अतिरिक्त आय अर्जित करने के लिए हमारे किसान सक्षम होंगे। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार किसानों को ड्रोन के उपयोग के लिए प्रोत्साहित कर रही है। किसान ड्रोन का उपयोग कर पारंपरिक खेती के तरीकों को बदल रहा है। आधुनिक हाई रेजोल्यूशन कैमरा और उन्नत सेंसर से लैस किसान ड्रोन भारतीय कृषि क्षेत्र को नई ऊंचाइयों पर ले जाने की क्षमता रखते हैं। कीटनाशकों और उर्वरकों का छिड़काव, हवाई निगरानी, फसल और मृदा स्वास्थ्य की निगरानी, बीजारोपण, क्षतिग्रस्त फसलों का आकलन और फसल बीमा के दावों की जानकारी दे सकता है। किसान ड्रोन की उपलब्धता के लिए केंद्रीय कृषि मंत्रालय द्वारा ड्रोन की खरीद के लिए वित्तीय सहायता दी जा रही है। ड्रोन दीदी योजना को अपनाने से स्वयं सहायता समूह की महिलाओं पर व्यापक प्रभाव पड़ेगा और इनकी आय में भी वृद्धि होगी। प्रधानमंत्री जी। कल तक जो हमारे किसान संसाधन के अभाव में कठिनाइयों में थे, वो अब नई तकनीक की ताकत से मजबूत हो रहे हैं और यही परिवर्तन हमारा नया भारत है, जिसकी गूंज पूरी दुनिया में सुनाई दे रही है। तो किसान भाइयों और बहनों, कार्यक्रम किसानवाणी आज यहीं तक। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, जय अनुसंधान। आप सबको फिर से राम राम।